और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स केस में एनसीबी ने भारती सिंह के पति हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल एनसीबी ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारती सिंह के घर से गांजा बरामद होने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था, जहां उन्होंने गांजा लेने की बात कबूली थी। इसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापेमारी की, जिसमें उनके घर से गांजा बरामद किया गया और सख्ती से पूछताछ के बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल की। एनसीबी ने दोनों के मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। और इस पूरी खबर पर आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, पहले भारती की गिरफ्तारी और अब उनके पति हर्ष भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे करीब 85 ग्राम गांजा इनके घर से बरामद किया गया था। साथ ही में जो व्हाट्सएप चैट भारती ने किए थे, जो ड्रग पेडलर्स के साथ किए थे, उसी के बेसिस पे कल सबसे पहले इनसे पूछताछ की गई। ओशिवरा स्थित इनके घर पे पहले रेड की गई। उसके बाद जब पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया, तब उन्हें यहाँ पर लाया गया, एनसीबी दफ्तर लाया गया, जहाँ पर जोनल हेड समीर वानखेड़े ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। और आज सुबह उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारती के पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 11 बजे दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। आशीष, दोनों की कोर्ट में पेशी होगी और अहम बात यह है कि दोनों ने ये बात कबूल की है कि वो गांजा लेते थे, तो अब कोर्ट जाएंगे। इसके बाद क्या समीकरण बन सकते हैं? जी, अभी जो एनसीबी की प्राथमिकता है वो ये है कि ये जो चेन है बॉलीवुड ड्रग्स, इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं, एनसीबी ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है। साथ ही में कौन कौन से सेक्शन इनके भारती और उनके पति हर्ष पर लग सकते हैं, इस सब की जांच अभी फिलहाल एनसीबी कर रही है। जी शुक्रिया आशीष। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार सेक्टर में गोलाबारी की, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं। पाकिस्तान पुंछ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी फायरिंग की। एक दिन पहले भी इस इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गए थे और एक जवान घायल हो गए। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और भारतीय वायुसेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी फायरिंग की। आपको बता दें, एक दिन पहले भी इस इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया था और एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में 2 महिलाएं घायल हो गईं। इलाके के लोगों ने इन घायल महिलाओं को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इससे पहले पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसमें एलओसी के पास बसे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। आए दिन हो रही गोलाबारी से दहशत में आए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। अब फायरिंग हुई है बॉर्डर पे, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध फायरिंग चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब कोई फायर रोकना नहीं, हमारा बंदोबस्त वहाँ पे कोई नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। हम पूरी हुकूमत को अपील करते हैं कि कुछ से कुछ हमारा बंदोबस्त किया जाए। नगरोटा मामले पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया है। भारत के कड़े ऐतराज के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर सभी आरोपों को गलत बता दिया। नगरोटा में 2 दिन पहले मुठभेड़ के बाद 4 आतंकी मार गिराए गए थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद की गई थी, जबकि इन आतंकियों को पाकिस्तान से एसएमएस भेजकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे। लेकिन भारत के सभी आरोपों पर पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की बजाय पहले वाला रवैया ही जारी रखा और भारत के सभी आरोपों को गलत बता दिया। नगरोटा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक कर हालात की समीक्षा की थी। इससे पहले पाकिस्तान की नगरोटा आतंकी साजिश पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब करके कड़ा ऐतराज जताया। भारत ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के 4 आतंकी मार गिराए गए थे। रूस के समारा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें
वहां का एक मुर्दा घर कोरोना से मरने वालों के शवों से भरा नजर आया। ये वीडियो सामने आने के बाद रूस पर मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि जिस समारा शहर में कोरोना की वजह से सिर्फ 7 लोगों की मौत होने का दावा किया गया था, वहीं के मुर्दा घर में कोरोना से मरने वाले लोगों के 50 से ज्यादा शव पड़े नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो रूस की एक पूर्व मॉडल ने रिकॉर्ड किया, जिसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी, लेकिन जब वो उनका शव ढूंढने मुर्दा घर पहुंची तो वहां की हालत देखकर वो हैरान रह गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस पर मौत से जुड़े आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि रूस कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है। सोमवार को भी वहां रिकॉर्ड 23,000 के करीब नए मरीज मिले हैं। हालात बिगड़ते देख वहां के हक्सिया में तो सेना को मैदान में उतार दिया गया। मौजूदा अस्पतालों में जगह कम पड़ने के बाद वहां सेना को नए अस्पताल बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इन अस्पतालों में सेना के डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहां महिला गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे रूढ़िवादी देश में जहां महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें हैं, पहली बार उसकी जमीन पर महिला खिलाड़ी गोल्फ खेलती नजर आईं। लेडीज यूरोपियन टूर के इस टूर्नामेंट को पहली बार आयोजित किया गया है, जिसके लिए सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया। माना जा रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सऊदी अरब अपनी कट्टर छवि को बदलना चाहता है। कोरोना संकट के बीच G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन में कोरोना को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम ने दुनिया से कोरोना के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में कहा कि काम करने वाले लोगों की गरिमा को मजबूती देने के साथ टैलेंट पूल बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने सम्मेलन में G20 के कुशल कामकाज के लिए डिजिटल सुविधाओं को और विकसित करने में योगदान देने के लिए भारत की IT ताकत की पेशकश की। चीन के चॉन्चिंग से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक लड़की एक नदी में डूबती दिखाई दी। हालांकि वहां घूमने गए ब्रिटेन के एक राजनयिक ने उसकी जान बचा ली। ब्रिटिश दूतावास ने इस घटना का वीडियो जारी कर अपने राजनयिक की तारीफ की। वीडियो में लड़की नदी में डूबती नजर आई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो उसकी मदद के लिए चिल्लाने लगे। लड़की को नदी में डूबता देख वहां मौजूद ब्रिटेन के राजनयिक स्टीफन एल्सन ने तुरंत गहरे पानी में छलांग लगा दी। वो तेजी से तैरते हुए पानी में डूब रही लड़की के पास पहुंचे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनकी तरफ एक लाइफ बेल्ट फेंकी। उसकी मदद से वो लड़की को खींचकर किनारे की तरफ लाते नजर आए। दोनों के किनारे पहुंचते ही वहां मौजूद कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उन्हें खींचकर नदी से बाहर निकाला। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई लड़की वहां घूमने गई थी, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने ऐलान किया कि AIADMK और बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा की कि 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और AIADMK एक साथ मिलकर लड़ेंगी। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह मिशन तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने DMK को इशारों में परिवार वाली पार्टी बताया और पीएम मोदी की तारीफ की। तमिलनाडु में 2016 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 232 सीटों में से DMK को 89 सीटें मिली थी और AIADMK को 134 सीटें हासिल हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश भर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये तीनों को समाप्त करने की एक लड़ाई लड़ी है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार और जातिवाद की बात बाद में करूंगा, पहले मैं परिवारवाद की बात करना चाहता हूं। देश भर में अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव आया, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और हर राज्य से परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में करारी हार सहन करनी पड़ी है। अब तमिलनाडु की बारी है, यहां पर भी एक परिवारवादी पार्टी चलती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं चलती, परिवार को ही आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति करती है। राजस्थान सरकार ने 8 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। राजस्थान ने बढ़ते कोरोना के खतरे की वजह से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कोरोना अस्पताल में आग लग गई। इस आग की चपेट में आए अस्पताल में भर्ती 2 मरीज हल्का झुलस गए। बताया गया कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। 2 पेशेंट को थोड़ा सा माइनर बर्न इंजरी हुआ है।
हरियाणा के सीएम दफ्तर की टीम ने गुरुग्राम में एक लैब पर छापा मारा और फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं टेस्टिंग की, विभाग अब उस पर कार्रवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना खतरे की वजह से रविवार को बाजार और दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया। हालांकि दूध, सब्जी और फल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यूरोप के देश हॉलैंड में सड़कों पर स्मार्ट कैमरे लगा दिए गए, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बच निकलना मुमकिन नहीं होगा। बताया गया कि हॉलैंड यूरोप का पहला देश है जहां ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। और उत्तराखंड शहर से सामने आई तस्वीरों में ये कैमरे मिशन पर लगे हुए भी दिखे। वहां एक आदमी कार चलाते हुए अपने फोन में व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था। ड्राइव करते हुए जैसे ही वो हाईवे से गुजरा, सामने तैनात स्मार्ट कैमरों के रडार पर आ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई और कैमरों में ड्राइविंग के दौरान उसके मोबाइल फोन चलाने की तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हो गई। इतनी साफ जैसे कैमरे ने कुछ किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से ये तस्वीरें खींची हों। बताया गया कि चाहे दिन हो या रात, मौसम सुहाना हो या खराब, ये कैमरे हर वक्त बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरें ले सकते हैं। Even in bad conditions like this, the infrared flash gets a very crisp image. जैसे ही ये स्मार्ट कैमरे गाड़ी चला रहे किसी ड्राइवर के हाथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं तो ये उसकी तस्वीरें खींचकर पुलिस विभाग को भेज देते हैं और फिर ड्राइवर को 240 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 21,000 का चालान भरना पड़ता है। कोरोना के केस के बढ़ने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर हैरानी जताई। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, ठीक उसी तरह कोरोना दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने दिल्ली आने जाने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की सलाह दी। एक उत्तराखंड के सीएम ने जो कहा उस पर भी एक रिएक्शन चाहेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की तरह दिल्ली से वायरस फैल रहा है उत्तराखंड में, जैसे चीन से दुनिया भर में फैला। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। चीन के शंघाई में किसानों के बिना खेती करने का ट्रायल शुरू किया गया। दावा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वक्त में यह बड़ी क्रांति साबित होगा और खेती करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि इससे अनाज उगाने के लिए किसान को कमर तोड़ मेहनत करने से भी राहत मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और खेती की लागत भी कम पड़ेगी। सामने आए वीडियो में धान के खेतों में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक हर छोटे से बड़ा काम मशीनों के हवाले दिखा। खेतों में कोई किसान नजर ही नहीं आया। अलग अलग तरह के सेंसर, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ट्रैक्टर और हार्वेस्टर बिना किसी ड्राइवर के चलते नजर आए। विशेषज्ञों की एक टीम ने दूर से ही मशीनों पर नजर बनाए रखी और मशीनें फुर्ती से काम करती रहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक इमारत में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद ऑफिस से इस आग की शुरुआत हुई, जो तेजी से फैल गई और वहां से काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। रिहायशी इलाके में मौजूद इस इमारत में आग लगते ही लोग दहशत में आ गए, जबकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी आग को बुझाने में जुट गईं। दमकल के कुछ कर्मचारी छत पर चढ़े दिखे और वहां रखे सामान में लगी आग को बुझा दिया गया। गहने बनाने वाली इजराइल की एक कंपनी ने कोरोना काल में हीरों से जड़ा एक ऐसा मास्क बनाया है जिसकी कीमत $15 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 11 करोड़ 17 लाख है। दावा है कि यह दुनिया का सबसे महंगा मास्क है, जो 250 ग्राम 18 कैरेट सोने से बना है। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त में बनकर तैयार हुए इस मास्क पर 3600 से भी ज्यादा सफेद और काले हीरे जड़े हुए हैं। ये फेस मास्क एक बेशकीमती गहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बस लोगों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। दावा है कि ये कोरोना वायरस से भी बचाएगा। इसके लिए इसके अंदर N99 मास्क डालने के लिए खास जगह भी दी गई है। ये मास्क अमेरिका में रहने वाले एक कारोबारी के खास ऑर्डर पर बना है, जो कि गहने बनाने वाली कंपनी का पुराना खरीदार है।
बताया गया कि कारोबारी ने मास्क बनाने का ऑर्डर भी इसलिए दिया ताकि कोरोना काल में कंपनी की दुकान चलती रहे। नगरोटा आतंकी साजिश पर अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि साजिश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंजाम दिया था। आईएसआई की साजिश में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल थे। दरअसल आईएसआई ने कश्मीर में होने वाले चुनाव को दहलाने की साजिश बुनी थी और इस साजिश के तहत जैश के निशाने पर कश्मीरी नेता थे। इस आतंकी हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान के बहावलपुर में आईएसआई और जैश के आतंकियों के बीच हुई एक बैठक में तैयार किया गया था। नगरोटा एनकाउंटर पर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। आईएसआई ने बुनी थी नगरोटा साजिश। बहावलपुर में हुई थी आतंकियों की मीटिंग। जैश के निशाने पर थे कश्मीरी राजनेता। पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त देश है। पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकी सरगनाओं के ठिकाने हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सरपरस्त है। इन तमाम राज से तो अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। 19 नवंबर को नगरोटा के वन टोल प्लाजा पर हुआ एनकाउंटर इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है। पाकिस्तान ने 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के होने वाले चुनाव में खलल डालने के लिए जैश के 4 आतंकी भेजे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसकी ये साजिश नाकाम कर दी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नगरोटा एनकाउंटर को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। नगरोटा साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश ने मिलकर रची थी। इस साजिश के पीछे जैश के आतंकी सरगना अब्दुल रऊफ, अबू जुंदाल और असगर खान शामिल थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में होने वाले जिला परिषद चुनाव से पहले ये आतंकी कश्मीर में राजनेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। 13 नवंबर को भी पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों को सरहद पर घुसपैठ कराने के मकसद से एलओसी पर उत्तीर्ण कश्मीर के 3 जिलों के 5 सेक्टरों में सीज फायर उल्लंघन किया था। इस गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था। दरअसल 13 नवंबर को पाकिस्तान ने एलओसी पर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में सीज फायर उल्लंघन किया। गुरेज, तंगधार, नौगाम, उरी और हाजी पीर सेक्टर में गोलाबारी की। पाकिस्तान की गोलाबारी में 5 भारतीय नागरिक मारे गए। भारतीय सेना ने इस गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए। जानकारों का मानना है कि 28 नवंबर को कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं और उसी में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। दरअसल कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान और वहां पर पल रहे आतंकी संगठन बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों के भी सीधे जैश से संबंध हैं और पाकिस्तान में साजिश बुने जाने के सीधे सबूत भी मिले हैं। तेरह नवंबर की साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने 19 नवंबर को एक बार फिर एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी और जैश के 4 आतंकियों को घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के मकसद से घुसपैठ करवाई।
लेकिन इससे पहले जैश के ये चारों आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, भारतीय सुरक्षा बल ने उन्हें जम्मू कश्मीर हाईवे के बन टोल प्लाजा पर हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इन आतंकियों के मरने के बाद पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास चीन में बने हथियार बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों को मौका वारदात से आतंकियों के सेलफोन भी मिले हैं और इनसे इस बात की जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के हैंडलर उनसे पल पल की जानकारियां ले रहे थे। साथ ही इसी दौरान उनको कई सारे एसएमएस भी भेजे गए। पाकिस्तान 90 के दशक से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं। खासकर जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, उसकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो हैं सफल ना हो। डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, व्यवधान डालना, ये उनका मकसद था। 2020 में भी भारतीय सुरक्षा बल घाटी में जारी अपने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तान की बुनी कई साजिशों को नाकाम कर चुके हैं। 2020 में भारतीय सुरक्षा बल अब तक 160 एंटी टेररिज्म ऑपरेशन कर चुके हैं। 160 ऑपरेशन में अब तक 190 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें 1 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया था। 19 नवंबर को नगरोटा में हुए एनकाउंटर में जैश के 4 आतंकी मारे गए। इसके अलावा आतंकियों को समर्थन देने वाले 256 लोग गिरफ्तार किए गए। नगरोटा में पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के एक राजनयिक को तलब कर उससे कड़ा एतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से साफ कहा कि वो आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट कर भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ की थी। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म प्रदर्शित किया है। उनकी सतर्कता ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश को हराया है। कमाल देखिए, नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को घिरता देख उसका सदाबहार दोस्त चीन उसकी मदद के लिए फौरन आगे आ गया और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने एक बयान जारी कर ये कहा कि चीन आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के सहयोग की तारीफ करता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करता है और आतंकी बलों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का समर्थन करता है। सीपीईसी को डुबोने की कोशिशें असफल ही होंगी। मतलब साफ है कि चीन पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पर्दा डालने का काम कर रहा है और पाकिस्तान चीन की शह पर ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बुनने में लगा हुआ है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भारत दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। कोरोना संकट में यात्रियों की कमी की वजह से आईआरसीटीसी ने दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली दोनों तेजस ट्रेनें रद्द कर दी। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस को 23 नवंबर से नहीं चलाया जाएगा, जबकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन 24 नवंबर से रद्द रहेगी। क्योंकि कोरोना संकट में चलाई जा रही देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को 25% से भी कम यात्री मिल रहे थे, जबकि इस ट्रेन का खर्च निकालने के लिए उसकी कम से कम 70% सीटों का भरना जरूरी होता है। ऐसे में नुकसान झेल रही आईआरसीटीसी ने दोनों रूट पर चलने वाली तेजस को हालात सामान्य नहीं होने तक रद्द रखने का फैसला किया। कोरोना वायरस की वजह से करीब 7 महीने बाद 17 अक्टूबर से तेजस को पटरियों पर दौड़ाना शुरू किया गया था। असम के जोरहाट में 10 से ज्यादा मकानों में आग लग गई। आग जिन मकानों में लगी उनमें रहने वाले सभी लोग
छठ पूजा के लिए बाहर गए थे, जिसकी वजह से कोई आग की चपेट में नहीं आया। लेकिन लोगों के मकान जलकर बर्बाद हो गए। कुछ मकानों से तो आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की एक टीम वहां पहुंची और पानी डालकर आग बुझाने लगी, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। कई लोग आग से अपने घर तबाह होने के बाद रोते बिलखते नजर आए। बताया गया कि सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। आग सबसे पहले एक मकान में लगी, जो काफी तेजी से आसपास के मकानों में फैल गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में 30 से ज्यादा परिवार के आशियाने बर्बाद हो गए। चीन के ज़ेजियांग से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराती दिखी। हादसे के वक्त हाईवे पर कई गाड़ियां दौड़ रही थी और तभी उन गाड़ियों के बीच में चल रही ये कार अचानक बेकाबू हो गई और वो जोर से डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर होते ही कार नाचती हुई बीच सड़क पर आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद कार में बैठा आदमी बिना देर किए गाड़ी से बाहर निकला और वो भागकर सड़क किनारे काम कर रहे एक मजदूर के पास चला गया। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद उसकी कार के साथ वो हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी कार की तरफ बढ़ा और उसे टक्कर मारता हुआ करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। इस घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में उसके ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। त्रिपुरा के धोलुबरी में